सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुरेश इदिगा। आज किसान की बात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभद्रा कापरदे जी, जो मध्य प्रदेश में फिलहाल रहती हैं, और किसान हैं, और काफ़ी सारे महिला संघर्षों में और उनके रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में कई सालों से काम कर रही हैं। तो सुभद्रा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज। आप सबको भी धन्यवाद। और सबसे पहले हम शुरू करने से पहले आपका जो गांव है, आप जहाँ रहती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, जो ताकि हम सुनने वाले को वहाँ की परिस्थितियों के बारे में कुछ पता चले कि कैसा माहौल है, कैसा एनवायरनमेंट है, उसके बारे में। मध्य प्रदेश के जो देवास जिला है, वहाँ बागली तहसील का उदयनगर ब्लॉक में पांडु तालाब गांव है ना। अच्छा। तो वो गांव ऐसे बहुत बड़ा नहीं है, वो अपने आप में एक पंचायत है और थोड़ा सा कस्बा जैसा है, थोड़ा सा हाट बाजार जैसा हो जाता है, संडे को हाट होती है। और आसपास में जितने भी लोग हैं वो भील, भिलाला, बारेला, कोरकू, ये 3-4 जाति है जो ट्राइब है, ट्राइबल है। और ज़्यादातर ये लोग अपने खेती में ही लगे रहते हैं। वैसे पांडु तालाब गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, 12वीं तक क्लास है। आसपास के गांव वाले 3-4 गांव के लोग, सीतापुरी के लोग और बिसाली के लोग, जमासी के लोग और सेमली के लोग और सबलगढ़ के भी, ऐसा 4-5 गांव के लोग, शामपुरा के भी, ये 4-5 गांव के लोग, गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आते हैं। 5वीं तक तो वो अपने अपने गांव में करते हैं, फिर 6वीं के बाद ये पांडु तालाब के जो स्कूल है, मिडिल स्कूल, उसमें आते हैं। और वे 12वीं तक भी है, तो 12वीं तक भी कुछ बच्चियां पढ़ती है। वैसे लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है 12वीं तक, वो 8वीं के बाद ही ड्रॉप आउट हो जाती है। और ड्रॉप आउट होने का 2-3 कारण ऐसा भी है कि एक तो है कि उनको दूसरे गांव से आना होता है, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसा। तो उसके लिए सरकार ने भी थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था की है कि साइकिल उनको दे देते हैं। तो लेकिन चूंकि अब गांव के जाने तक कोई ऐसा अच्छा सड़क तो होता नहीं जिसमें साइकिल चले, बीच में नाला आ जाता है, तो बीच में कुछ ऐसी पहाड़ी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी लड़कियां अकेले आने में बहुत कतराती है। क्योंकि उन गांवों के, जैसे मैं अगर आपको बताऊं बिसाली के, तो बिसाली के गांव में एक अंदर का फलिया है, और उस फलिया से बच्चियां आ नहीं पाती, क्योंकि 8वीं के बाद पढ़ने वाली एक आधी बच्चियां होती है, 1-2 ही होती हैं, और वो अलग अलग घर के होती हैं। तो उनको एक दोस्ताना, एक मिल के जाके साथ में चलें, मतलब एक सिक्योरिटी की दृष्टि से। हालांकि सिक्योरिटी का यहाँ मतलब वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि उसको रास्ते में कोई छेड़ेगा या उसके साथ कोई बदसलूकी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी माँ बाप लोग ये सोचते हैं कि सिक्योर रहना चाहिए जाते समय आते समय, क्योंकि सुबह जाना है 10 बजे और आना 5 बजे है। तो ये भी एक कारण होता है कि वो ड्रॉप आउट होती है। और दूसरा एक जो मेजर कारण होता है कि ट्राइब में ऐसा होता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, कि जल्दी से विवाह होता है, जल्दी से 16 साल, 17 साल, 18 साल, है ना, इतने में लड़कियों को शादी दे देना होता है। और वही एक, वो लोग ट्राइब के लोग ऐसा समझते हैं, महिलाएं और समाज और परिवार, कि इनको जल्दी से शादी दे देने से हम थोड़े से फ्री हो जाएंगे, परिवार कहने चाहिए कि चिंता मुक्त हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। और दूसरा एक कारण है कि वो जल्दी सेटल चाहते हैं, जल्दी सेटल चाहते हैं कि जल्दी से अपने काम धाम में लग जाएं और जल्दी से अपनी जिंदगी को शुरू कर लें, और अगर बच्चे वगैरह करना है तो वो भी जल्दी से हो जाए और साथ साथ बड़े हो जाए, ऐसा उनका मानना रहता है। क्योंकि एक दो बच्चे का तो बात रहता नहीं है। अभी भी ये बनी हुई है समाज में कि 3 बच्चे 4 बच्चे, मतलब मेल चाइल्ड की एक जो चाहत है वो बनी रहती है। तो वो भी एक कारण है। तो इसीलिए 8वीं के बाद लड़कियां ड्रॉप आउट होती है, मुश्किल कोई लड़कियां हैं, मतलब बहुत ही कम। एक जैसे मैं जमासी की लड़की कहूँ, जो 2 लड़की, उस पूरे फलिया में 500-600 के पॉपुलेशन में 2 लड़कियां 12वीं पास है।
और उसमें से भी एक लड़कियां जो है कॉलेज अभी जा रही है ना। तो ऐसे सीतापुरी के भी कुछ उदाहरण है जो कॉलेज तक तो गई नहीं है पर 9वीं 10वीं तक आई हैं। ऐसा कुछ कुछ उदाहरण है, तो बहुत ही कम। तो ये जो शिक्षा के प्रति माँ बाप लोगों का जो एक सोचना है कि लड़की को, उसके पीछे ये सोच है कि ज्यादा पढ़ा के भी क्या करेंगे, ज्यादा लड़की पढ़ेगी तो हमको नहीं काम आएगी, वो ससुराल वाले को काम आएगी, तो ससुराल वाले को काम आने के लिए हम क्यों इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट का मतलब हो गया कि जैसे सरकारी स्कूल में, सरकारी ही है पांडु तालाब का स्कूल, प्राइवेट भी है लेकिन 12वीं तक नहीं है, 8वीं तक है, 2 स्कूल प्राइवेट, और यही एक स्कूल है सरकारी जो 12वीं तक है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि लड़की को हम खर्चा करके क्यों पढ़ाएं, और उसको नहीं भेजने, स्कूल नहीं भेजने का एक और कारण होता है कि घर में काम कौन करेगा। मतलब लड़की के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब बच्चे भी उसको करना है इसलिए भी जल्दी शादी करना है, बच्चे को बड़े भी करना है जल्दी जल्दी इसलिए भी जल्दी शादी करनी है, ज्यादा पढ़ाएंगे तो हमको नहीं फायदा देगी दूसरों को देगी उसलिए भी नहीं पढ़ाना है, लड़की गांव से कैसे पढ़ने आएगी अकेले, उसकी सुरक्षा को कौन देखेगा। ये बहुत सारे कारण है जो उस लड़की के साथ जुड़ जाता है। तो इसी के लिए हमने कोशिश, पिछले 5 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि लड़कियों को, जो लड़कियां 8वीं पास हो गई है उनको हम हमारे सेंटर पे कोचिंग दे दें, 9वीं अगर वो जाती है तो, और अगर कोई बच्ची 6वीं में आई है तो उसको भी हम कोचिंग दे दें, ताकि वो 8वीं आते आते समझ ले कि हमको ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि 8वीं के बाद अगर आप उसको किसी तरह का कोचिंग देते हैं तो उसको तब तक वो प्रिपेयर नहीं रहता है, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता है, और घर वाले भी नहीं प्रिपेयर रहते हैं। वो मतलब 8वीं आते आते तो घर वालों को मन ही बन जाता है कि अब जल्दी से इसका शादी करना है। मतलब कि वो एक तो 7 साल बाद पहली क्लास में जाते हैं, दूर होने के कारण स्कूल जो है, तो वो 8वीं 9वीं आते आते 15-16 साल डेफिनेटली हो जाता है। तब तक इनका पूरा जो है मनोस्थिति जो है वैसा बन जाता है कि अब इसको जल्दी से शादी देना है वगैरह वगैरह। और जो लड़कियां भी पढ़ी है वो मैं उसमें काफी मदद इन द सेंस कि मैं काफी उनके काउंसलिंग में रही हूँ। जो लड़कियां अभी वहां पर पढ़, मेरा तो बहुत पहले से उस इलाके में मेरा रिश्ता है, रिश्ता इन द सेंस कि मैं 95-96 से मैं उस इलाके में एक सोशल एक्टिविटी करती रही हूँ, उनके साथ काम करते रही हूँ, उनके जो राइट्स के लिए, जैसे पानी की बात है, कोई मजदूरी नहीं मिला है तो वो मिल जाए, और कहीं रास्ता नहीं है तो वो रास्ता कम से कम बन जाए। इस तरह के कामों के लिए, बेसिक बुनियादी जरूरतों के लिए हम लोग, मैं और मेरे पति काम करते रहे हैं। तो वो इलाका में खेती करने के लिए जाने का भी मेरा एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जिनके साथ मेरा एनर्जी रहा है, मैंने जिनके लिए समय दिया है और उनके साथ मेरा काफी पुराना परिचय है, तो ये खेती का भी एग्जाम्पल उनके ही सामने रखूं ताकि उनको एक अल्टरनेट दिखे। पढ़ाई भी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा भी चाहिए, और ये जो सोच है वो सोच में किसी ना किसी तरह से उनके परिवर्तन आए। कुछ भी हो पर एक परिवर्तन, एक चेंज तो आना ही चाहिए, किसी भी एंगल से हो। ऐसे करके मैंने उसी इलाके में ये खेती के काम भी मैंने वहीं शुरू की। तो मेरा उनके साथ काफी आपसी संबंध है, संपर्क है, प्रेम है। तो इस वजह से कभी कभी कुछ बातें वो मान भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं भी मानते हैं, क्योंकि समाज उनके लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोग ना किसको देते हैं, समाज को देते हैं। जो समाज में जो नियम है और समाज में जो चलन है कि जल्दी शादी करना है, और अगर उसमें भी ऐसा होता है कि लड़की ज्यादा उम्र की होती है और लड़का कम उम्र का होता है। तो और लेकिन ये बहुत पिक्यूलियर सी बात है कि जब लड़की कम ज्यादा उम्र की होती है और लड़का कम उम्र का होता है, उसके बावजूद भी वो लड़का जो है ना लड़की को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत एक अजीब सा बात है। तो मेरे को तो बहुत ही खराब लगता है कि ऐसा कैसे पेट्रियार्की इतना अंदर घुसा है कि वो उम्र से छोटा भी है। और वैसे भी अपन ये जानते हैं कि लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर होती है, बहुत अक्लमंद होती है कम उम्र से ही, मतलब जैसे ही टीनेज होती है तभी से वो काफी सियाणी होती है, सियाणी इन द सेंस कि समझदार होती है। और वो लड़का छोटा उम्र के होने के बावजूद भी पहले जब रिश्ते होते हैं तो बहुत शर्मिला सा पेश आता है, और धीरे 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 जब 1 2 3 बच्चा हो जाए, और तब तक भी उनका बचपना रहता है, और थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगता है और बिल्कुल वो जो है कंट्रोल में आ जाता है कि औरत को मारना या फिर उसको डांटना या फिर उसको दबाना या फिर कहना कि औरत को तो यही काम है वगैरह वगैरह, या उसके हेल्थ में ज्यादा मदद नहीं करना।
हमारे इतने साल के काम के अनुभव के बाद भी मैं ये कह रही हूँ आज, मेरे को काम करते हुए इतने साल हो गए, मैंने लगातार इनके साथ काम करती रही हूँ, लगातार इनके साथ बैठते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ में कोई बात नहीं की होगी कि लड़कियों को पढ़ाना है या एग्रीकल्चर में भी लड़कियों का ही हाथ रहा है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी ये ट्राइबल, हमारे यहाँ का ट्राइबल जो है दिखने में तो बहुत सरल दिखता है। अब हमको दिखता है कि दोनों ही खेत में काम करने जा रहे हैं, आदमी हल जोत रहा है और औरतें बीज बो रही है, उसके बीज डाल रही है उसमें हल में, और बहुत सारी चीजें, शादी होता है तो बिल्कुल औरत के बिना कोई कोई सा भी उनका पूजा पाठ नहीं खत्म होता है, वो औरत सबसे पहले खड़ी होती है, उसी से सब कुछ करवाया जाता है। हमको दिखने में तो बहुत सारी चीजें जो एकदम ऐसा दिखता है कि यार यहाँ तो माताएं सरोपरि है, ऐसा दूर से कोई आके देखेगा तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा संस्कृति वाले समाज है, ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत पेट्रियार्कल है। तो उसको हम बहुत नहीं तोड़ पाए, मैं तो नहीं तोड़ पाई हूँ, मैं कोशिश तो करी हूँ। हाँ, मेरे संपर्क में जो लोग हैं थोड़ा सा मेरी बात तो सुनते, लेकिन समय के साथ में थोड़ा सा परिवर्तन भी आया है। जैसे ही बच्चियां स्कूल जाने लगी, जैसे ही लड़के भी स्कूल जाने लगे, तो थोड़ा सा उम्र में जो लड़कियां पढ़ रही है वो उम्र में, ज्यादा उम्र में भी अभी शादी होने लगी है। जैसे अब मैं कह रही हूँ कि एक लड़की 12वीं पढ़ी, उसका भी शादी नहीं हुआ है ना, और एक लड़की कॉलेज गई है, उसका भी शादी नहीं हुआ, एक लड़की 10वीं पढ़ी, उसका शादी नहीं हुआ, एक लड़की 10वीं में फेल है, वो ऑनलाइन से ऐसा पढ़ना चाहती है, मतलब करस्पॉन्डेंट से पढ़ना चाहती है, उसकी भी अभी शादी नहीं हुई। इस तरह से समय के साथ में उम्र तो बढ़ा है, लेकिन वो अभी जो हमारे जो उनके माँ बाप हैं वो अनपढ़ हैं, वो तो ये बात को नहीं समझते हैं, वो तो यही समझते हैं पता नहीं ये तो क्या करेगी, अभी इसकी शादी, वो उस बात से चिंतित रहते हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट्स लड़कियां रहती है उनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, ये मेरा बहुत पहले का ही एक तरह से सपना है, पर वो अभी हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि खेती में मैं ज्यादा व्यस्त रहती हूँ और खेती के काम में उलझी हुई भी रहती हूँ। तो वो काम भी उनको मुझे सिखाना है कि ऑर्गेनिक कैसे होगा। हमारे औरतों के हाथ में जो बीज रखने की परंपरा थी, जब आपको तो पता होगा सेटलमेंट के समय जब खेती में जब समाज आई थी, उसमें तो समाज नहीं था, मानव ही था, तो वो औरतों के द्वारा खोजी हुई, संरक्षित की हुई, चुनी हुई बीज का ही उपयोग उस खेती में हुआ था और सेटलमेंट की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ी थी। और हम देखेंगे कि साउथ में भी आज भी बीज रखने की परंपरा है, वो बीज ज्यादा खरीदते नहीं है खेती में जो उपयोग होता है। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ में अभी भी है, थोड़ा सा बच्चा है बीज रखने की परंपरा, लेकिन ये मध्य प्रदेश का जो पूरा इलाका है, मालवा का और निमाड़ का भी, तो यहाँ तो खरीद के ही बीज को बोया जाता है। तो आप अगर खरीदने जाते हैं किसी बीज को, और वो भी कंपनी से खरीदते हैं, जैसे आपको अगर पता हो तो मोनसेंटो एक कंपनी है जो दुनिया भर में बीज बेचती है और भारत में सबसे ज्यादा बेचती है और सबसे ज्यादा प्रकार के बीज को वो बेचती है ना, चाहे जैसा भी दाम में वो, मतलब उसके दाम से बेचती है वो, ऐसा नहीं है कि किसान खरीद पाएगा कि नहीं, वो पाएगा कि नहीं, उस पे वो निर्भर नहीं, वो तो उसके प्रॉफिट पे निर्भर है। और वो बीज गया कहाँ से, अपने यहाँ से ही उन्होंने इकट्ठा किया, हमारे यहाँ से बीज को एकत्रित करके और उसने उसमें संकरित करके ऐसे बीज बना दिया है कि एक ही साल बोना भैया, और उसको फसल काट लेना, और अगर तुम कोशिश करोगे ना उस बीज को दूसरे साल बोने की तो वो उग तो जाएगा, पकेगा नहीं। तो अब ऐसे समाज में हमको काम करना है उस चीज को लाने के लिए। कौन सी चीज को लाने के लिए? कि जो पहले थी कि हम सब लोग, सब औरतें अपने घरों में बीज रखते थे, चाहे जैसे भी तरीका था, मटके में, पुराने मटके में बीज को डाल करके उसको गोबर से ऐसे थाप देते थे या मिट्टी से थाप देते थे, बंद कर देते थे, साल भर उसको जब बोनी होता था तभी खोलते थे, है ना। तो हर प्रकार के बीज हमारे पास संरक्षित रखी हुई होती थी महिलाओं के द्वारा। तो वो चीज को हमको लाना है, ये मेरी सोच है, इसीलिए मैं इस काम पे लगी हुई हूँ। ताकि ऐसा होने से क्या होता है कि औरतें तय करती थी पहले भी कि हमको कौन सा फसल अगले साल बोना है और कौन सा खाना हमको खाना है और किस सीजन में कौन सी फसल होगी और उसको हमको कैसे रख रखाव करना है, कैसे उसको बनाना है, कैसे हम, मतलब उससे क्या होता था कि उनकी डाइट जो है, उनकी जो न्यूट्रिशन लेवल है वो एक बनी हुई रहती थी। लेकिन अभी जब ऐसा हो गया कि मार्केट केमिकल, यूरिया, ये जो हो गया, संकरित बीज, है ना, तो औरतों के हाथ में जो एक कंट्रोल था खाना के ऊपर, फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, खुद के न्यूट्रिशन, वो खुद के न्यूट्रिशन की बात वो करती थी और साथ साथ पूरे परिवार की भी, तो वो चला गया है, मार्केट हो गया है। तो अभी मार्केट होने के कारण उसके हाथ में कुछ भी नहीं है।
ना तो वो बोना क्या है डिसाइड करती है, ना वो बीज को रख पाती है। बीज ही ऐसा बना दिया गया है कि वो रख ही नहीं सकती है ना। रखे तो भी वो उगता नहीं है, और उग भी जाए तो पकता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमारे जो ग्लोबलाइजेशन है ना, एक ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा इनको डाइवर्ट कर दिया है। तो अब इस परिस्थिति से निकलने के लिए मैं अकेला तो बहुत कमजोर पड़ती हूँ ना, मैं अकेले इस पूरे काम को कैसे करूं, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं सोचती हूँ कि जिस इलाके में मैं काम कर रही हूँ, खेती, ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक बीज और ये सब के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि वो जो 10-5 गांव हैं, उन्हीं गांवों में भी कम से कम इस चीज को देख करके, सुन करके, समझ करके अगर अपना लेते हैं, तो आने वाले कुछ 10-20 साल में शायद हम उस स्थिति तक थोड़ी जा पाएंगे क्या, कि औरतें बीज को वापस से रखने लगेगी। तो इस तरह से मैं पूरे समय कोशिश करती हूँ कि जो हमारे पास बीज हुआ है उसको हम मार्केट में बाजार में भी लेके बैठते हैं, हाट में, और कोई खरीदना चाहता है तो हम दे भी देते हैं, और नहीं खरीदना चाहे तो हम गांव गांव जाके बोनी के सीजन में, जुलाई में, हम बाजरा के बीज, मिलेट्स के बीज, पल्सेस के बीज, और ये जो है जो भी बीज हमारे पास होता है उस बारिश की फसल के लिए, वो हम गांव में जाके देते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ 10-12 गांव में इस चीज को फैलाने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने इसको अपनाया भी है, और मैंने तो बाजरा के बीज और मिलेट्स के बीज को पूरे देश भर में बेचा है ना। अच्छा। तो ये, हाँ एक एक सवाल था। आपने आपने हाँ बहुत सारे चीजों के बारे में बता दिया, हाँ गर्ल चाइल्ड के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, हाँ वहाँ पे आदिवासियों के बारे में। एक सवाल ये आता है जो हाँ आखिरी में आपने बताया कि वहाँ की जो कल्चर है अभी वो मार्केट बेस्ड होती जा रही है, और उसका हाँ प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन आप हाँ जब बता रही थी तो वहां पे जो आपका गांव है और जो नजदीकी गांव है वो सारे आदिवासी गांव है मेरे हाँ ख्याल हाँ से। तो हाँ हाँ आदिवासी गांवों पर भी इतना प्रभाव पड़ा है क्या मार्केट का, कि वो डिसीजंस भी सारे मार्केट के हिसाब से ले रहे हैं, इतना प्रभाव हाँ पड़ा हाँ है हाँ। क्या? देखो, मैं बता रही हूँ कि 95 और 96 में उस इलाके में मैंने कदम रखी थी, ठीक है। तब उस समय रास्ता नहीं था गांव में जाने के लिए। एक मेन रास्ता होता था जो उसमें डामर भी नहीं था, कंक्रीट भी नहीं था, वो गिट्टी वाला रास्ता हुआ करता था, और सारे लोग हाट बाजार जाते थे, पैदल ही जाते थे। और बस का चलन भी, कोई ज्यादा बसें नहीं थी, कुछ ही बसें होती थी, सुबह की शाम की चलती थी, जो इंदौर शहर और देवास और खरगोन और खंडवा और धार, इस किस्म से वो जाया करती थी। तो उस समय हम गांव में जब जाते थे मीटिंग करने के लिए, हमारा तो उस समय एक्टिविज्म का मामला था, तो हर गांव में हमको मीटिंग करनी होती तो पैदल ही जाते थे। तो पैदल जाते हुए हम खेतों के तरफ से जब गुजरते थे, तो हम, हाँ, अपने मतलब चलते चलते हम करेले तोड़ लेते थे, भाजी तोड़ लेते थे, और कुछ भी मतलब जो मिला वो सब हम चलते चलते हमारी एक आध सब्जी का हम तोड़ ही लेते थे। वो अब कुछ भी नहीं है। तो वो बात और आज की बात में, वो सब 95 और आज अगर हम देख लें तो हम 35 साल 32 साल की बात हो गई। तो यही 30 साल है जो इन लोगों को ऐसे मतलब डाइवर्ट कर दिया गया है, बाजार बेस्ड, मार्केट बेस्ड कर दिया है। तो ये लोग, अभी का जो जनरेशन है ना, जो मेरे साथ काम करते थे उस समय 95 में मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो तब उस समय यंग थे। आज जैसे मैं 53 साल की हूँ, वो भी मेरे संग संग 60 के हो गए, 53 के हो गए, 75 70 के हो गए। लेकिन जो उसके बाद एक जनरेशन जो आई, वो जनरेशन को ये जो ऑर्गेनिक खेती या देसी बीज या साग भाजी, जो भी चीज पहले जैसे हुआ करता था, वो तो उसने देखा ही नहीं। उसके 95 के बाद मैं आपको बता रही हूँ, दो उसके बाद 2001, 2002, 2003, 4, 5 में तो ये बाजार वहां पर डेवलप हो रहा था कि ये एक एक बनिया होता था एक मार्केट प्लेस में। जैसे वहां पर पास में एक मार्केट प्लेस है उदयनगर, जिस ब्लॉक के अंदर हमारा गांव है, और एक मार्केट प्लेस है काटकोट जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। तो ये दोनों के सीमा के बीच में हमारा गांव है। तो हमने दोनों मार्केट को देखते थे ना, दोनों मार्केट में से सबसे ज्यादा जो संकरित बीज और मक्का का थैली है ना, पहले तो ये कहते थे कि 4 किलो के मक्का का थैली लाना, इतना ही हमको बोना है, होगा कि नहीं होगा ये देखना है। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या कहते हैं, अभी तो 4 किलो कहते ही नहीं, 1 किलो कहते ही नहीं, कितना थैली बोया, 3 थैली बोया, 5 थैली बोया, 7 थैली बोया, ऐसे बोलते हैं। मतलब कि उसका जितना खेत है उसमें सब में वो संकरित मक्का ही डाल दिया बाजार से लाके,
और वो भी कैसे लाते थे, पहले उधारी ही लाते, आज भी उधारी ही लाते हैं। जब मक्का पक जाता है तो उसको बेचते हैं और वो उधारी दे देते हैं, ऐसा होता है। हालांकि हमने एक सीतापुरी गांव का कैलकुलेशन निकाला था किसान का, कि उसने कितने एकड़ जमीन में कितना मक्का बोया, कितना थैली लगाया, उसमें कितना बोरी यूरिया और डीएपी और फास्फेट जो लगा, राखड़ खाद जिसको बोलते हैं, ये तीनों लगा के उसको रोज की 3 महीना की 1 दिन की 100 रुपये मजदूरी पड़ती है ना। ये कैलकुलेशन निकाल के भी हमने उस गांव को दिया। उसके बावजूद भी ये जो धुन है ना कि बहुत पकता है और बहुत पकेगा, तो वो दूसरे लोग जो बेचने वाले हैं ना, वो उसको उधार दे देता है ना, अरे बाद में दे देना पैसा, अभी तो ले जा, अरे सब लोग तो यही ले जा रहे हैं। अच्छा, बीमारी, इस बार बीमारी बहुत लगी थी मक्का में, वो जो संकरित बीज था, बहुत बीमारी लगी थी, सबने लाके खूब पेस्टिसाइड किया। एक मेरे पड़ोस का किसान वाला है, थोड़ी सी दूर में है, उसने कम से कम 4 बार पेस्टिसाइड किया, उसके बावजूद भी मक्का में कंट्रोल नहीं हुआ कीड़े का। और हमने जो देसी बीज बोया था वहां पे भी कीड़ा लगा, लेकिन हमने कोई पेस्टिसाइड नहीं करी और हमारा मक्का बिल्कुल बढ़िया से बाद में रिकवर हो गया और पक गया, है ना। तो ये एग्जाम्पल भी वो देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन चूंकि इनको 20-30 सालों से ऐसे इनके माइंड को कैप्चर कर लिया है इन लोगों ने, मार्केट ने, कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। उनको अभी जैसे हमने कहा ना कि आप देसी मक्का बो दो, तो वो कहते नहीं पकेगा तब क्या होगा, अरे नहीं पकेगा तो नहीं पकेगा, थोड़ी सी खेती में बो दो। जिसके पास ज्यादा खेती है, जैसे 5 बीघा है, 5 बीघा में अगर आधा बीघा में भी थोड़ा सा बो दिया सिंपल के तौर पर, तो भी काम चलेगा। तुम 4 बीघा में, 4.5 बीघा में तुम संकरित बोलो, ऐसा। तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि हम बोएंगे तो पकेगा कि नहीं, नहीं पकेगा तो क्या होगा, इसमें घबरा जाते। जैसे अभी गेहूं का टाइम आया, हमने 10 किसान को चुनने का कहा कि 10 किसान तैयार हो जाओ, और हम जो है बीज भी देंगे, और उसमें गोबर खाद डालने के लिए हम 2-2 ट्राली, एक बीघा में 3-3 ट्राली लगेगा, तो 1 बीघा में 3 ट्राली गोबर खाद, और जितना बीज लगेगा वो हम देंगे, वो आप बोलो। और अगर पैदावारी होगा, उस डिमांड बहुत है उसकी। जो तो अभी तक कोई अभी निर्णय नहीं आया है, अभी बोने का टाइम आ गया, हमको अक्टूबर जाते ही नवंबर के फर्स्ट वीक में बोना है। अभी ये बातचीत चल ही रहा है पिछले 15-20 दिन से, पर अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है कि कौन कौन 10 लोग तैयार हुए हैं, है ना। तो अभी ऐसे परिस्थिति, मार्केट को हम कैसे चुनौती दें ना, मार्केट को हम कैसे कंट्रोल करें, हम नहीं कर सकते, क्योंकि बनिया वहां जो मार्केट बाजार प्लेस में बैठा है, वो इनको पुश करता है, क्योंकि ऊपर से उनको पुश करने वाला कोई दूसरा है कि आप इतने थैली बेचोगे तो आपको इतने परसेंटेज मिलेंगे, इतने केमिकल आपके बिकेगी तो आपको इतने परसेंटेज। वो उसमें लगा है, वो अपने कमाई पे लगा है, वो ये थोड़ी देख रहा है कि समाज जो गलत रास्ते पे चले जा रहा है, उसको अच्छे रास्ते पे जाने के लिए भी हमारी भी कोई भूमिका है, वो ऐसा थोड़ी सोच रहा है। बनिया ऐसा कभी नहीं सोचता है ना। तो ये एक मुसीबत है। तो अभी जो किसान है, जो उनका फसल जो होता है, अगर उनको बेचना है तो क्या सेटअप है वहां पे? वो क्या मार्केट तक जा पाता है, या फिर उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है, या फिर ट्रेडर खुद आके उनके पास ले जाता है? क्या वहां का माहौल है? यहाँ यहाँ जिस बनिया ने उसको थैली दिया है मक्का के बीज का और दवाई दिया है, और वहीं और जो लोग बनिया हैं वो इनको उधार भी दिया है। कुछ कुछ लोगों ने तो उधार बीज लाए, खाद लाए और अपने खेती बो दी। कुछ लोगों ने उधार पैसा लिया किसी बनिया से और खाद और बीज लिया। वो ऐसा सेटअप है कि हो सकता है उसको ऐसा लगता होगा कि ये जो बीज बेचने वाला है मेरे को ठग लेगा, या फिर ऐसा भी लगता है उसको कि मैं जिस सेठ से हमेशा उधारी लेता हूं मैं उसी से ले लूं, उसके साथ मेरे संबंध बने रहेंगे, तो मेरे जब कठिन दिन आएंगे, कभी कुछ ऐसा घटना भी हो जाता है जिसमें इमरजेंसी पड़ती है और उनको पैसा लेने की जरूरत पड़ती है, तो उनका ये सेट बंधा हुआ रहता है कि इस सेट से हम इतना उधार कभी भी जाएंगे तो मिल जाएगा, ये उनकी श्योरिटी होती है। पहले तो ऐसा होता था कि कोई चांदी के जो गहने होते थे उसको वो लोग गिरवी रखते थे, लेकिन अभी किसको गिरवी रखते हैं? फसल को। तो सेठ से पैसा लाते हैं, उस पे बातचीत होती है कि मेरा फसल जैसे ही आएगा मैं आपको दे दूंगा। और पिछले बार जैसे अभी लॉकडाउन का आपको मैं बात बताऊं, गेहूं के समय थी लॉकडाउन, 21 मार्च और 23 मार्च को लॉकडाउन लगी थी हमारे यहाँ भारत में। तो हम देखे कि गेहूं काट ही रहे थे खेत में, निकालना किसी का शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ काट ही रहे थे, और वो लॉकडाउन हो गया, तो किसी का फसल कटा है और किसी का नहीं कटा है।
तो लोगों ने जैसे वैसे करके गेहूं को काटा, जैसे वैसे करके उसको समेटा, और भाव कितना मिला? 12 रुपया, 13 रुपया। और जो जैसे मान ले जाए कि अब लॉकडाउन है, बाजार नहीं हो रहा है, हाट नहीं हो रहा है, नमक मिर्ची चाहिए लोगों को, ऐसा तो नहीं रखते कि वो लोग 5-5 किलो मिर्ची और 10-10 किलो नमक, ऐसा तो रखते नहीं है। तो उनको 1 किलो मिर्ची लेना है या आधा किलो लेना है, या शक्कर लेनी है, गुड़ लेनी है, चाय पत्ती लेनी है, माचिस की पैकेट लेनी है, तो वो कहाँ जाएगा? तो 5 किलो गेहूं अगर वो दुकान में ले गया, छोटे से, जैसे पांडु तालाब की दुकान की बात करूं मैं, तो 5 किलो लेके बच्ची गई है, अब उसको कह दिया कि हम तो 9 रुपये में खरीद रहे हैं, 9 रुपये में देना पड़ा है। किसी ने 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में देना पड़ा, क्योंकि आपको चाय पत्ती और शक्कर लानी है, और माचिस की डब्बी लानी है, और तेल लानी है चुपड़ने के लिए, खाने के लिए, है ना। तो वो ऐसे करके इन लोगों ने अपने घर में कम से कम लॉकडाउन के दरमियान क्विंटल भर की कुछ ऐसा एक किसान ने कुछ दाना बेचा होगा, बाकी उन्हें स्टोर रखा था। और फिर मंडी में देना था, तो मंडी तो खुली नहीं, मंडी खुली नहीं, तो फिर सोसाइटी होता है ना, जहां से दाल और चावल भी मिलता है कम कीमत में, और वहां से खाद भी मिलता है सब्सिडी में, और उसी को हमको गेहूं भी एक रजिस्ट्रेशन करवाया कि सब लोग रजिस्ट्रेशन कराओ, किसान रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में गेहूं यहाँ बेचना है, और गेहूं यहाँ बेचोगे तो तुमको थोड़ा बोनस भी मिलेगा, ऐसा करके इनको कहा। और कितने में खरीदा? 17 रुपया भाव से, 17 रुपया किलो, मतलब 1700 कुंटल में। तो सब तो नहीं बेच पाए उसमें, क्योंकि मंडी खुली नहीं। अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी तक भी लोगों के पास गेहूं के स्टोर रखे हुए थे, अभी तक भी रखे हुए थे, क्योंकि उनने सोचा भाव आएगा तब बेचेंगे, भाव आएगा तब बेचेंगे, तो मंडी तो खुली नहीं अंत तक। तो अब क्या करें फिर? जो भाव है 17 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, जो भी 17 रुपया तो वो सोसाइटी का भाव था, बाकी तो बाजार में जो जो छुट्टे खुचरे बिक रहे थे, मतलब 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल, इस तरह के, वो तो आपको 13, 14, 15 में ही गया, है ना। तो उसको क्या मिला? ये लॉकडाउन ने तो किसान की कमर तोड़ दी ना। एक तो उसको सही समय पे काम करने से आपने रोक दिया, पुलिस जाके डंडा मार रहा है कि तुम खेत में क्यों गेहूं काट रहे हो, है ना। अरे तो गेहूं को तो काटना पड़ेगा, वो तो झड़ जाएगा, अगर उसको ज्यादा दिन धूप पड़ेगी तो उसके जो कणस है, उसकी जो बाली है, वो नीचे गिर जाएगा, फिर क्या करेंगे बताओ आप? पुलिस वाले तो आके समेट नहीं दोगे। तो बेचारे लोग छुप छुप के गेहूं को काटा, चना को काटा, है ना, ये स्थिति थी। और उसमें कितने तो नुकसान भी हो गया, है ना। अगर ज्यादा दिन रह गया गेहूं तो बाली उसके नीचे झड़ गए, फिर उसको एक एक बिनो, मतलब कितना मुश्किल हुआ ना, बहुत मुश्किल हुआ। एक तो आप काम करने नहीं दे रहे हो, फसल को हमने जैसे वैसे मेहनत करके समेटा है, तो उसको बेचने के लिए मंडी नहीं खोल रहे हो, और सोसाइटी में तो लिमिटेशन है, ज्यादा वो खरीद नहीं सकते थे, उनके लिमिटेशन के अंदर उन्हें खरीदा और बंद कर दिया, है ना। तो ये स्थिति, आज भी लोग गेहूं पड़े हैं लोगों के पास, लोग ऐसे 2 कुंटल, 1 कुंटल ऐसे बेच रहे हैं, जैसे उनकी जरूरत पड़ते जा रही है वैसे वैसे बेचते जा रहे हैं। तो ये है मुसीबत, है ना। और सरकार दुनिया भर के कानून वगैरह बनाती है, तो बीमा कराती है ना, बीमा के अभी एक शुरू हुआ कि अपने अपने खेत का फसल बीमा कराओ। फसल बीमा सबने कराया, उसमें भी किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। जो गरीब है ना, 1 बीघा जिसके पास खेती है, अभी आदिवासियों के पास ज्यादा खेती नहीं है, जिस इलाके में मैं काम करती हूँ, किसी के पास 3 बीघा है, किसी के पास 4 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 1 ही बीघा है। जो 1 बीघा वाला है वो क्या करेगा ना, कई किसानों के पास पट्टा ही नहीं है ना। बाप दादा के पट्टे थे, वो भाई लोगों ने उसको ट्रांसफर नहीं किया, तो वो एक पट्टा है 10 बीघा का, 15 बीघा का, 20 बीघा का, जबकि वो जो कमा के खा रहा है उसके पास तो 1 ही बीघा है, ऐसा सब। तो बहुत सारी मुसीबत है, और इसको कैसे देखना चाहिए। मुझे कभी भी नहीं लगता है कि किसान के हित में कुछ अच्छा होते रहता है, कुछ भी अच्छा होते नहीं रहता। अभी एक उदाहरण बताऊं, पिछले साल का किसान का बीमा, गणेश उसका नाम है ना, विशाली का बंदा है, उसको वो पिछले साल का बीमा अभी तक नहीं मिला था। उसका हमने अभी मुख्यमंत्री उसमें उसका शिकायत दर्ज किया, अभी 16,000 उसके खाते में जमा हुआ है। तब उसको देख के एक दूसरा किसान ने और मन बनाया कि मैं भी, मेरा भी शिकायत डाल दो, है ना। तो वो एक कोटवालियो करके नाम, उसी गांव का, फिर उसका शिकायत अभी 2 दिन पहले हमने दर्ज की है। तो ये तो स्थिति है। बीमा आपने कराया, उस बेचारे को पैसा नहीं दिया, और उसको हमको जवाब क्या दे रहा है कि ये बीमा कंपनी का गड़बड़ है। मुख्यमंत्री ऑनलाइन से, वहां से हमको ये आ रहा है खबर मोबाइल में कि ये बीमा कंपनी का गड़बड़ी है। अरे तो बीमा कंपनी को तुम कंट्रोल करो ना भैया, हम थोड़ी कंट्रोल करेंगे। हमको तो हमारी बीमा का पैसा मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। तो ये स्थिति, कई लोगों ने बीमा कराया, वो आज तक पैसा नहीं मिला। मैं तो अभी ये ताजा उदाहरण बता रही हूँ, 2 दिन 3 दिन पहले की बात बता रही हूँ।
तो ये है, बहुत सारी मुसीबत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी आज इन लोगों ने सारे चीज़ को ऑनलाइन करके रखा है, कंप्यूटर चलाओ, मोबाइल में पढ़ो। क्या खाक पढ़ेगा बच्चा मोबाइल में, है ना? मोबाइल स्कूल लगती है, मास्टर पढ़ाता है, तभी वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर होती है, और वो ऑनलाइन मोबाइल में कैसे पढ़ लेगा बताओ? मैं अभी पिछले 1.5-2 महीने से, कि इन लोगों ने पहले कहा कि सितंबर में स्कूल खुलेगा, फिर बाद में कहा 5 अक्टूबर को स्कूल खुलेगा, फिर बाद में अभी कहा कि 15 नवंबर को स्कूल खुलेगा। ऐसे ऐसे कर करके स्कूल का काम नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, वो अभी पूरा कृषक मजदूर हो गए, कहीं भी खेत में काम करने जा रहे हैं, मजदूरी पे आ गए इंदौर। पढ़ने वाले बच्चे किराए पे रूम ले लिए और यहाँ मजदूरी कर रहे हैं इंदौर। क्या करेंगे? वहां तो कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां का काम में भी इतनी कोई मजा नहीं है। तो जो एक जैसे मान ले जाए कि एक परिवार है जिसके 2-4 बच्चे हैं, 1-2 बच्चा इंदौर आ गया पढ़ने, 1-2 बच्चे के साथ माँ बाप जो है खेती कर रहा है, ऐसा सब चलता है ना? ये है सिचुएशन। अच्छा, आपने आपके इसमें बताया कि एक सोसाइटी जो है जहाँ पर लोगों ने बेचने की कोशिश की और उनको लगभग 1700 क्विंटल मिला था दाम। ये हम्म। सोसाइटी क्या ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई और संस्था है जो वहाँ की ये तो अ, गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का है, अच्छा, अच्छा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का है। लेकिन हाँ, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि ये छोटे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 1 बीघा, 2 बीघा ज़मीन है और उनको दाम भी ठीक तरह से नहीं मिलता। अभी सरकार जो एफपीओ के बारे में बातचीत कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इनका आपका क्या राय है? ये वहाँ पे उन इलाकों में एफपीओ बन सकती है? अगर बन पाएगी तो क्या आपको लगता है कि छोटे किसानों को उससे फ़ायदा होगा? ये जो एफपीओ बनेगी भी, मान ले जाए किसी तरह से सरकार ने चुनाव को मद्देनजर रख के सही में क्रियान्वयन अगर करती है, एक बात की बात है, तो इसमें तो देखो किसान पढ़ा लिखा नहीं, उसको कौन चलाता है? थोड़ा बहुत पढ़े टाइप लोग, बनिया टाइप लोग, है ना? जो लोग की थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी जानते हैं, थोड़ा बहुत बैंकिंग का काम भी जानते हैं, और वो बाजार में वो इसीलिए बैठे रहते हैं ताकि ये गरीब जो अनपढ़ लोग हैं उनको भ्रमित करते रहे, है ना? उल्टा सीधा बताते रहे और खुद का ज्यादा लाभ वो सोचते रहते हैं। तो अगर बन भी जाती है तो 1-2 बीघा वाले को तो क्या फायदा मिलेगा, है ना? जिसके पास जैसे 10 बीघा के है, और कुछ लोग ऐसा होते हैं ना, अनपढ़ होने के बावजूद भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो वैसे टाइप लोगों को थोड़ा सा फायदा तो मिलेगा अगर उस कमिटी में, उस समिति में अगर ये जाते हैं, है ना? अभी तो ये बात जो आप बात बोल रहे हैं ना, अभी तो ये बात गांव तक पहुंची नहीं है। ये पहुंचेगी कब? जब आखिर आखिर का समय आ जाता है ना? तो तब जब तक पहुंचेगी तब तक तो दूसरे लोग अपना काम कर चुके होंगे, और गांव में जब पहुंचेगी तब तक गांव वाले का समय चला जा चुका होगा, ऐसा सब रहता है। तो अनपढ़ होने का बहुत सारा नुकसान है, लेकिन पढ़ाई के प्रति जो एक रुझान आई थी, वो कई परिवार ऐसा सोचते थे ना कि हम तो नहीं पढ़े, इसलिए जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि यहाँ साइन लगा दे। साइन करते हैं तो क्योंकि काम करते रहते हैं तो अंगूठा जो है थोड़ा खुरदुरा रहता है, तो वहाँ ऐसे अंगूठा लगाते हैं, जैसे आधार कार्ड में है ना हमेशा कि वो आपको यहाँ अंगूठा लगाना है, तब आपका आइडेंटिटी वहाँ खुलेगी। तो वो कई बार नहीं आता है, तो वो क्या कह देता है कि नहीं 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 जाओ, अभी अब तुम लोग का पैसा नहीं आया। पैसा आ गया, उसने खुद ने खर्चा कर दिया और सामने वालों को कह दिया कि अभी तू घर जा, तेरा पैसा नहीं आया, क्योंकि वो जो कंप्यूटर में आ रहा है उसको पढ़ नहीं सकता है, बेचारा देख नहीं सकता। तब वो आके और दूसरे को पूछता है कि यार मैं गया था मेरे पैसा निकालने के लिए, तो उसने तो कह दिया तेरा पैसा नहीं आया। अरे अरे नहीं, मैं तो निकाल के आया हूँ, जा और पूछ किया, है ना? तब जाके वो जो है सामने वाला जो है सख्ते में आता है और इसको इसका पैसा देता है। ऐसे सब चलते रहते हैं ना, ऐसे सब धांधली के लिए हमारे जैसे लोग हर समय थोड़ी वहां खड़े रहेंगे, और हम कब तक खड़े रहेंगे? इसीलिए मेरा जोर रहता है कि तुम बच्चों को पढ़ा तो दो, और मैं पूरे आसपास के बच्चों को लगातार पढ़ाते रही हूँ। अभी ये जो सितंबर से अक्टूबर, है ना, अगस्त से मैं पढ़ा रही हूँ, अगस्त से सितंबर और अक्टूबर, ये अभी मैंने थोड़े दिन के लिए बंद किया हुआ है क्योंकि ये अवार्ड मिल गया तो मेरे को यहाँ इंदौर आना पड़ा, और बहुत सारे ये अखबार और ये सब मेरे पीछे लग गए, तब इनके साथ भी तो बात करना पड़ता है, तो वो चक्कर में मैं अभी कुछ दिन के लिए इंदौर में हूँ। तो ऐसा सब है, मैं लगातार बच्चों को पढ़ाते रही हूँ। दूसरे गांव के बच्चे भी आ रहे थे क्योंकि उनको, वो कुछ कुछ बच्चे हैं जो भोपाल के आसपास कोई आश्रम है या कोई संस्था है, जैसे यहाँ पर चलता है ना, अपने इंदौर में चलता है
सरस्वती शिशु मंदिर, तो पता नहीं क्या-क्या ऐसा सब ये प्राइवेट। तो इन लोगों ने वहाँ तक इनको बच्चों को ले गया है पढ़ने के लिए, तो वो बच्चे भी घर आए हैं। तो वो अगर लंबे समय तक अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो टोटली भूल जाएँगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मैं उनको अभी ग्रामर पढ़ा रही थी, ग्रामर ही नहीं आता है ना? और पढ़ लेते हैं इंग्लिश के सेंटेंस को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है यही नहीं पता। तो मैं पूरा लगातार छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बच्चा सबको बैठा के मैं ग्रामर पढ़ा रही थी, है ना? अब फिर ये स्थिति है, तो और वो जाके कंप्यूटर वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो मैं उनको पूछ रही थी कि भाई तुम्हारे ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, तुमको कुछ समझ में आता है? बोले समझ-वमझ तो थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा नहीं आता है, लेकिन आँख बहुत दर्द होता है। 3-3 घंटा बैठना है, 2-2 घंटा बैठना है, तो आँख कितना देर तक वो छोटा-सा मोबाइल को देखेगा? उसका स्क्रीन ही इतना छोटा है। तो अब ये क्या है कि वो पढ़ाई-लिखाई तो भाड़ में जाए, वो सॉरी पढ़ाई-लिखाई तो जो भी होगा, होगा, लेकिन उनकी आँख की तकलीफ हो जाएगी ना। ये क्या दे रहे हैं हम हमारे जनरेशन को? हम क्या दे रहे हैं? ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है तो होएगी किसी दिन, लेकिन अब वो छोटे से स्क्रीन में अब उसकी वजह से क्या है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपना वो थोड़ा बहुत भी अनाज पका है, थोड़ा बहुत भी अनाज है, उसको बेच के वो उसके लिए मोबाइल ला रहा है खरीद के। 7,000 का मोबाइल, 6,000 का मोबाइल, 5,000 का मोबाइल, और उसमें भी वो कर्जा करके तो ले आया मोबाइल, वो बच्चे के दे दिया। अब बच्चा बच्चा तो बच्चा है ना, 6वीं का बच्चा, 8वीं का बच्चा, 9वीं का बच्चा, वो 2-3 घंटा पढ़ा, फिर 2-3 घंटा अपना दूसरी चीज़ देखने लग जाता। तो हम क्या दे रहे हैं हमारे जनरेशन को? हमारे कंट्रोल में नहीं है ना? हुँ। तो ऐसा अगर चलता रहा तो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा, ना तो वो पढ़ पाएगा, ना वो काम कर पाएगा, कुछ नहीं कर दिशा भ्रमित हो जाएगा बच्चा। और ऊपर से समाज की नियमावली कि लड़की को नहीं पढ़ना है ना? नहीं जाना है, घर का काम कौन करेगा? अभी ये पिसाली की एक लड़की को जो ड्रॉप आउट्स है, उसको मैंने बहुत कोशिश की, तू मेरे साथ रह। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ रह, मैं तेरे को कोचिंग करते रहूँगी। तो तू जो है कॉरेस्पोंडेंट करके तू जो है 10वीं कर लेगी। वो क्यों नहीं आई पता है? उसने कहा हमको प्रधानमंत्री इसमें आवास योजना में हमको हमारे पिताजी के नाम से आया है आवास, तो उसको हमको घर बनाने के लिए रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा तेरे को ही क्यों रहना पड़ेगा, है ना? तो उन्होंने कहा नहीं हमारे घर कोई है नहीं, मेरा भाई छोटा है बोले। उसका भाई छोटा है 10 साल का और ये है 15-16 साल की। तो इसने कहा कि मेरे को रहना पड़ेगा तो ही वो घर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब उसको मैं कैसे समझाऊँ कि ये घर तू जो बनाएगी ना वो भी तेरा नहीं है। तो तू क्यों इतना परेशान हो रही? अगर ऐसा बता दो तो ये जो है ना वो घर में जाके बता देंगे कि दीदी ऐसा कह रही थी। फिर वो एक गलत संदेश जाता है, तो वो मेरे खिलाफ जाएगा, है ना? तो बहुत मुश्किल है उनके साथ उनको कन्विंस करना। तब अभी करना क्या पड़ेगा? उसके बाप को जाके मेरे को कहना पड़ेगा कि ये जो घर बनाने में इस लड़की को लगा रहा है, तो तू मजदूर लगा ले ना भैया, लड़की को पढ़ने दे, पढ़ने का समय तो बार-बार आएगा नहीं। एक बार वो उसको पढ़ लेने दे, फिर तुम घर-वर बनाया करो। घर बनाने में क्या है? एक छोटा-सा कमरा, एक डब्बा ही तो बनाना है। 1 लाख रुपया अगर सरकार दे रही है, 1.5 लाख, तो उससे कौन-सा महल बनने वाला है ना? 4 दीवार का एक घर ही बनाना है, ओसारी जैसा, बरामदा जैसा। तो उतने में क्यों लड़की की ज़िंदगी को खराब कर रहे हैं? वो लड़की बहुत चाहती है। तो पढ़ना, लेकिन वो परिवार का दबाव है कि तू चले जाएगी तो यहाँ काम बेलदारी का काम कौन करेगा? एक वो करनी चलाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है ना, जो सीमेंट गारा और ईंट को और करके जोड़ता है, सिर्फ वही मजदूर को लगाते हैं ये लोग, और बाकी सारे जो लेबर है, ईंट लाना, माल बनाना, वो सारे घर वाले करते हैं। और करके वो सोचते ऐसा है कि जिंदगी में हमने कभी हमारा परिवार के लोग पक्का घर नहीं बना पाए, अभी सरकार दे रही तो बना लेते, हमारी मेहनत लगा के थोड़ा बना लेते। ऐसा करके लोग उसमें भिड़े हुए हैं। लेकिन अभी बहुत दिनों से वो भी बंद है। जिसका आया है उसका पैसा भी अभी आया नहीं है। नाम आ गया है, पैसा नहीं आया। ऐसा सब चलते रहता है ना। तो इतने हुँ। सारे अलग-अलग तरह की समस्याएँ हैं। किसको कैसे समझाना, कैसे कन्विंस करना, उसको कैसे पढ़ाई के लिए राज़ी करना, ये सब। एक लड़की कह रही थी कि मेरे को कस्तूरबा ग्राम में पढ़ना है। कस्तूरबा ग्राम इंदौर में है। और वो बोर्डिंग टाइप है ना, बोर्डिंग नहीं, उस छात्रावास है लड़कियों का, और खर्चा लगता है उसमें। तो उसके बाप को मैंने कहा तू 7,000 महीने, वो किसी के घर में नौकर है, ऐसे शहर में, तो 7,000 महीने का शेड देता है। तो मैंने कहा 7,000 महीने का देता है तो सिर्फ 500 रुपया लड़की के लिए खर्च कर दे हर महीना, तो वो कम से कम 12वीं हो जाएगी। तो वो अभी थोड़ा-सा राज़ी है कि चलो ठीक है, अब इस बार स्कूल खुलेगा तो इसको कस्तूरबा ग्राम भेज देंगे। घर में तो होगी नहीं, क्योंकि घर में वो लोग मज़दूरी पे लगा देते हैं। मज़दूरी, घर का काम करो, मज़दूरी का टाइम आया तो मज़दूरी भी जाओ और तब जाके पढ़ो। ये एक विडंबना है ना? उनको नहीं लगता है कि पढ़ाई भी एक मेंटली एक एनर्जी जाती है, जिससे भी थकान होता है। शारीरिक रूप से जो काम करते हैं फिजिकली, तभी भी हम टायर्ड होते हैं,
और अगर हम पढ़ाई करते हैं तभी भी हम टायर्ड होते हैं। तो उनको क्या लगता है कि पढ़ाई जो है टायर्ड होने वाली बात नहीं है, उनको ऐसा लगता है। और मैं तो समझा-समझा के थक जाती हूँ। अभी हमारे पड़ोस के 6-7 बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल मैंने कंट्रोल कर रखा था, मेरे पति ने और मैंने, कि इनको ज़्यादा नहीं काम कराओगे ताकि वो 1 घंटा मेरे पास पढ़े। बिल्कुल उनको जोत रखते हैं, सुबह उठा 6 बजे उनको उठा देते हैं। हमारे बच्चे जैसे थोड़ी हैं कि 7 बजे तक सो रहे हैं, जग रहे हैं, ऐसा लाइट नहीं है तो दिन भर काम करो, रात भर सो। तो 8 बजे तो सो जाते हैं, इसी समय तो नींद लग जाती है सबकी, और सुबह 6 बजे उठना है। जैसे ही लाइट प्रकाश हुआ सूर्य का, 6 बजे उठ गए और तुरंत उठते से ही उनको कहेंगे अच्छा मुँह धो, मुँह धोने के बाद तुरंत कहेंगे अभी चाय का तपेली लाओ, चाय बनाएँगे। फिर चाय बाँट देगा और उसमें कहेंगे एक-एक रोटी तुम ले आओ, बासी रोटी पड़ी है उसको और उसमें डुबा के खाओ। जैसे ही वो खाएँगे कहेंगे चलो जल्दी-जल्दी बर्तन धो, और बर्तन धोएँगे फटाक से, फिर कहेंगे नहीं चलो अब चलो गाय ढोर छोड़ो, चराने के लिए जाना है। फिर वो चराने के लिए निकलेंगे, फिर आएँगे 11 बजे। आएँगे 11 बजे तब वो खाएँगे और खा के मेरे पास पढ़ने आएँगे 12 बजे। 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे तक मैं पढ़ाती हूँ। तो तब बेचारे वैसे ही थक के आए हैं। अब उसको तुम कहो कि अंग्रेजी तुम पढ़ो, अंग्रेजी उनकी बस की बात नहीं है, है ना? कभी कोई बोलता नहीं है, कभी वर्ड नहीं सुना है, विल क्या होता है और वी क्या होता है और हैव क्या होता है, हैव का 2 मतलब होता है। ये पढ़ाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ तो आए करके। तो 1-2 घंटा मेरे पास पढ़ते हैं, उसी में भी घर से चिल्लाएँगे, "अरे संदीप इधर आ! अरे सुन-दो तू इधर आ!" ऐसे करके। तो फिर उसको भी मेरे को हैंडल करना पड़ता है, "नहीं अभी सुन-दो नहीं आएगा, बाद में आएगा," ऐसे करके। तो ये पढ़ाना भी कितना मुश्किल काम है। तो ऐसे कर करके उसको मैं पिछले 2 ढाई महीने से रगड़ते रही हूँ बच्चों को। हमने पूरा प्रेशर डाल रखा था कि वो पढ़ना भी एक थकान वाली बात है। आप उसको थका दोगे और मेरे पास भेजोगे तो वो थका हुआ है बेचारा, वो कैसे पढ़ेगा? है ना? ऐसा करके। तो ये ऐसा है, सिचुएशन तो बहुत खराब है। हुँ। और आपने ये भी बताया मिलेट्स के बारे में कि हुँ, मिलेट्स का जो बीज है उसको आपने हार्वेस्ट किया और बाकी गाँव में भी उसको के दूसरे हुँ, किसानों को भी दिया। मिलेट्स हुँ, का क्या मार्केट है वहाँ पर? मतलब खाने में, कंज़म्पशन में और अगर किसान अगर उनको बेचना चाहे, तो हुँ। क्या वहाँ पर डिमांड है मिलेट्स के बारे में? क्या परिस्थिति है वहाँ पर? देखो मिलेट्स जो है ना, जैसे ज्वार भी मिलेट्स बाजरा भी मिलेट्स में आता है, रागी भी आता है और जो बारीक अनाज है हम लोग इधर उसको देसी नाम है कुदरा और कुटकी और बट्टी और राला और भादी, ऐसा 5 किस्म के हैं। ये अनाज के प्रति जो उनकी सामाजिक मान्यता है, कल्चर, उनके कल्चर में है कि ये सब देवी है, मिलेट्स जो है देवी है और देवी को बेचना नहीं है ना? देवी को क्या करना है? बेचना नहीं है। तो देवी जब उनने मान ही लिया कि मिलेट्स जो है देवियाँ हैं, तो वो अपने खाने में और पूजा में उपयोग करते हैं। उसके कभी उन लोगों ने मार्केटिंग नहीं की है। अगर आप कहोगे ना कि हमको 5 किलो मिलेट्स की ज़रूरत है, आप हमको दे दो, तो वो क्या कहेगा, क्या करोगे इसको? ये तो इसको कूटना ही बहुत मुश्किल है, इसको तुम उगा के क्या करोगे? अरे ये तो बहुत थर्ड क्लास का खाना है, तुम कैसे खाओगे? ऐसा सब। तो उसकी मार्केटिंग उन्होंने कल्पना नहीं की है कि उसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। तो हमने उनको सिखाया है, हमने उनको बताते हैं, उनके घरों में ही हम घट्टी में बट्टी का चावल निकालते हैं, मिलेट्स का। तो हम उनको बताते हैं कि इसकी डिमांड बहुत है, बाहर भी और हमारे देश में भी, शहर में भी। तो वो कहते हैं कि शहर वाले इसको खाना चाहते हैं, अरे! इसको क्या करेंगे खा के? ऐसे टाइप बोलते हैं वो लोग, है ना? लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, अब वो लोग सब लोग बहुत बीमार हैं शहर वाले गेहूँ खा-खा के संकरित भोजन कर के, तो वो अब देसी कुछ खाना चाहते हैं अपने हल्का। और फिर कई बार मैं ये भी कहती हूँ कि जो बीमार है ना पेशेंट, कैंसर के पेशेंट हैं या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिसको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो लोग के लिए ये ज़रूरत है और वो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो तुम इसको उगाओ, है ना? तो अभी मैं ही उगाती हूँ, वो लोग उगाते भी हैं तो किस लिए उगाते हैं पता है? जब उनकी बच्चा जन्म होता है बर्थ होता है, तो बर्थ में तीसरे दिन पूजा लगता है। तो उसको डोरी बाँधना बोलते हैं, धागा बाँधना बोलते हैं। तो तीसरे दिन जैसे छठी, कई इलाके में छठी बोलते हैं उसको, कई इलाके में सूरज पूजा वगैरह ऐसा बोलते हैं। तो वो 3 दिन बाद जब धागा बाँधना है तो वो 7 प्रकार के अनाज को एक साथ मिक्स करते हैं, जिसमें 5 मिलेट्स है, ज्वार है और उसमें एक आध उड़द है। ऐसा करके 7 मिला के उसको पूरा मिला के हल्दी मिला के उसको सबको उनके देवी-देवता में पूजा होता है, बर्थ के समय बच्चा जब बर्थ हुआ।
तो वो देवी है तो उसका मार्केटिंग तो उसके कल्पना के बाहर है। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई खरीदना चाहता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे कोई खरीदेगा और कैसे कोई इसको खाएगा और इतना सारा कैसे बनाएँगे, क्योंकि हाथ से ही बनाते हैं ना। घट्टी में पहले पीसते हैं, फिर उसके बाद उसको खल में ले जाते हैं कूटने में, फिर कूट के फिर उसको कई बार छानना पड़ता है, कई बार बीनना पड़ता है। ऐसा करके वो बहुत मुश्किल से 2 किलो 5 किलो बनता है, तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो उनको ये नहीं पता है कि साउथ में ये चीज़ें मशीन से भी निकलती है ना? और वो मशीन इन लोगों ने देखा नहीं है। तो वो मशीन एक बार मेरे पास आ जाए तो उनको एक राहत हो कि अगर हम उगा भी लेंगे तो आसानी से इस मशीन में निकल जाएगा। और इस मशीन में निकल जाएगा तो अगर कोई 5 किलो भी माँगेगा तो हम दे सकेंगे। सबसे पहले चीज़ है कि वो खाएँ, अभी तो वो भूल ही चुके हैं। बट्टी तो मेरे खेत में आके देखते हैं कि बट्टी ऐसा होता है। हाँ, अभी हमने नींदने के लिए लगाया था। सारी बट्टी साल में से निकाल के फेंक दिया है लोगों ने। क्योंकि साल का मतलब चावल का पौधा और बट्टी का पौधा एक जैसे दिखता है। थोड़ा-सा अंतर होता है, जो ने कभी निंदाई नहीं की है वो नहीं नींद पाएगा। तो हमारे फसल में कई बार ये लोग मेरे मिलेट्स को नींद के फेंक देते हैं, है ना? मैं ज़रा-सा भी वहाँ से हटी तो वो नींद नांद के दूर कर दिया। एक बार तो अलसी को ही मेरे काम वाली बाई ने फेंक दिया। अब मैं चना में अलसी डाला हुआ था, तो मैं जब उसको बोली कि नींद ना और मैं आती हूँ, बस मेरे आने तक तो उसने जितने दूर में मैंने बोया था सब अलसी उखाड़ के फेंक दी। तो मैंने कहा इसको क्यों फेंका? तो बोले क्या मालूम, मैं तो सोची चाह रहा है ना? ऐसा था। तो हर समय खेती के समय मेरे को वहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि मिक्स बोते हैं हम लोग। हर हर फसल मिक्स होता है, तो हमको छाँट-छाँट के नींदना पड़ता है। तो ऐसी बात है। तो अभी तो ये बताना ही हमारा काम हो गया है कि मिलेट्स ऐसा है, बाजरा और ज्वार और मक्का, इतना तो पहचानते हैं। लेकिन मिलेट्स को नहीं पहचानते, पौधा को नहीं पहचानते, दाना को भी कई बार नहीं पहचानते। तो दाना को दिखाना, उसके पौधों को बताना, नींदना कैसे है, उसको कूटना कैसे है, सब भूल चुके हैं। अभी मशीन जैसे ही आया ना, इसका एक कारण भी है। मिलेट्स को लोगों ने इसलिए भी शायद छोड़ा होगा मेरे ख्याल से। एक तो बाजार का दबाव था, वो एक बात है, और दूसरी बात है ये कठिन परिश्रम से ये तैयार होता था और सब समय मिलेट्स नहीं खाते थे। कोई मेहमान आ गया तो निकालते थे बट्टी और कूटते थे, दलते थे और लोग कहते थे कि आज हमारा शाही भोजन होगा, है ना? मतलब मेहमान आया है, शाही भोजन में चिकन भी आ गया, तो वो कहते थे अपनी भाषा में माह न कुदरी। माह मतलब मांस और कुदरी मतलब वही मिलेट्स। माह कुदरी बनेगा आज। तो इतना खुश होते थे, पूरा दिन भर उसी में लगे रहते थे, कूट रहे, साफ कर रहे, फिर कोई चिकन मुर्गी मार रहा है, तो कोई बना रहा है, ऐसा सब करके और बहुत मजे से खाते। तो वो हफ्ता में 1 आध दिन या 15 दिन में 1 दिन ऐसा वो दिन आता था। मशीन जैसी बात नहीं थी, इसलिए वो इतना कठिन भी था और उसको औरत को ही करना था, आदमी का रोल उसमें था नहीं, उसको कूटने में या साफ करने में। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, कोई मेरा एक देवेंद्र करके हमारा दोस्त है, वो कह रहा था कि मिलेट्स को लोगों ने छोड़ दिया, बाइयों ने। उन्होंने कहा बाइयों ने छोड़ दिया। मैंने कहा बाइयों ने इसलिए छोड़ दिया कि वो इतना डिफिकल्ट है। अगर इसी में बाया लोग भी साथ देते ना कि चल हम भी कूटने लगते हैं, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि आदमी लोग भी इसमें शामिल होते कि चलो कूटने में हम भी मदद करते हैं, तो शायद औरतें ये सोचती नहीं कि इसको छोड़ना है। जैसे ही मशीन आया, चक्की में सब पिसा जाता है, गेहूँ, आटा और मक्का और बाजरा, तो फिर वो काहे के लिए इतनी मेहनत करे बेचारी। और फिर जो आजकल की बहुएँ आई, वो तो कोई बताती है मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकती। कोई बताती है कि मैं अच्छे घर की हूँ इसलिए मैं ये करना नहीं है। और क्यों नहीं, इस लफड़े में क्यों पड़े? जाओ ना भाई, गेहूँ ले जाओ, मशीन में पीस के आएगा, बनाओ, खाओ, मिलेट्स खाने की क्या? तो ये चेतना भी नहीं है कि मिलेट्स खाने से हमारे न्यूट्रिशन का कुछ अच्छा होगा, ये भी नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, नॉट ओनली खेती करके उनको दिखाना, उनको बना के खिलाना, उसमें क्या मिलता है वो भी बताना, हर चीज़। ज्वार एक किस्म का ज्वार है जो कभी आप आओगे इंडिया तो मैं वो ज्वार आपको दूँगी। वो इतनी बढ़िया ज्वार है, उसको चिकनी ज्वार बोलते हैं, है ना? और वो चिकनी ज्वार ऐसा है कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ज्वार की रोटी को हाथ से बनाना है, केवल हाथ से। और सबसे नहीं बनता है, जो उसके ट्रेनिंग में ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं, वही उन्हीं से बनता है। लेकिन ये ज्वार ऐसा है कि आप उसको बेल सकते हैं, गेहूँ की रोटी को कैसे बेलते हैं, ऐसे बेल सकते हैं और चाहे जैसा उसको बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, इतना महीन है, इतना चिकना है। तो वो स्पेशल खाना था, उनकी शाही भोजन था वो। जब वो कहीं जाते थे तो ज्वार की रोटी बनाया और तिल्ली को सेका, उसको कूटा और गुड़ को बारीक काटा और तीनों को गरम, मतलब रोटी गरम निकला, उसको चूरा-चूरी किया और तिल्ली का चूरा और गुड़ का चूरा और तीनों को मिला के लड्डू बाँधते थे। और लड्डू आप कितने ही दिन रख सकते थे और वो यात्रा के लिए होता था। इस गाँव से उस गाँव जा रहे हैं 2 दिन 3 दिन चलने के लिए या बैल खरीदने के लिए कहीं बाज़ार जा रहे हैं, तो 2 दिन में आएँगे, तब तक ये चलना चाहिए। तो ये गेहूँ, ये फसल, ये जो चिकनी ज्वार है, वो सिर्फ़ कहाँ बचा है अभी?
झाबुआ के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और वो कौन सी जगह पे बचा है? जहाँ पे बिल्कुल सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। वो उनको बचाना मजबूरी भी है, क्योंकि वो जत्ता में जो हाथ में पीसते हैं ना, हाथ से पीसते हैं घट्टी, उससे पिसा जाता है ज्वार। मक्का नहीं पिसा सकता है। मक्का को तो उन लोगों को कूट के चावल जैसे दरदरा करके उसको पेज जैसे बना के पीते हैं, है ना, राबड़ी जैसे। तो ये ज्वार इसलिए भी वहां पे बचा है, क्योंकि वो उसको बचाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वही पिसाता है। ऐसा सब भी है। तो उसी इलाके से मैं इसको लाई थी। ये बहुत ही शानदार ज्वार है, दिखने में पीला है हल्दी जैसे, लेकिन आटा सफेद है। बहुत मैं बढ़िया। तो फिर बोलती हूँ तो फिर बहुत बोल देती हूँ। नहीं, 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 बहुत सारे बातों के बारे में आपने कहा है, लेकिन इसलिए कहा है कि आपको इसका एक्सपीरियंस है, इतने सालों का आपने काम किया है, संघर्ष किया है और इसी वजह से आपको अवार्ड भी मिला है, जो बता दूँ हमें सुनने वालों के लिए भी कि हाँ, सुभद्रा कापड़े जी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्राइज़ फॉर वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ for 2020, and this was given by the Women's World Summit Foundation in Switzerland. Congratulations आपको फिर एक बार। uh, थैंक और अगर आपको मतलब कुछ कहना है, कुछ संदेश देना है, तो आपको क्या क्या कहना चाहोगे? आपने सारा कुछ देखा है, इतने सारे इश्यूज के बारे में आपने संघर्ष किया है, तो आप ये पॉजिटिविटी जो ऑप्टिमिज्म है उसको कैसे बनाए रखते हैं? पॉजिटिविटी, अब देखो आप ही लोग मेरे सकारात्मक सोच के केंद्र हैं, है ना। आप जैसे लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं अपने क्षेत्र में होती हूँ, तो भले ही वो लोग मेरे कार्य को जल्दी से ना अपनाएं, लेकिन एक्सेप्टेंस तो है कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो वही मेरा मोटिवेशन है कि कम से कम वो इतना तो समझते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, और उनके ही अच्छे, मेरे अच्छे के लिए भी और उनके अच्छे के लिए भी मैं कुछ कर रही हूँ, ये तो उनके मन में है। क्योंकि मेरा ये थोड़े दिन का रिश्ता नहीं है लोगों के साथ, मेरा 95 से उनके साथ रिश्ता है। तो यही मेरा मोटिवेशन है। और अभी जैसे आप अमेरिका में बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, ये तो अब ये कमाल ही है, कहना चाहिए कि साइंस का। तो हम इतना बात भी कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन भी पा रहे हैं, पहले तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसी तरह से जैसे अवार्ड दिया है, अवार्ड तो ठीक है, जो भी दिया है, एक तरह से वो प्रोत्साहन ही है, एक तरह से कहना चाहिए, जिन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया है। तो मध्य प्रदेश की 3 औरतों को दिया है ना। एक मैं हूँ, एक रायसेन से है और एक अशोकनगर से है। वो लोग बहुत कम उम्र के हैं वैसे, उनके कार्य के लिए दिया गया है, और मेरा उम्र काफ़ी है। तो हमको इंडिया से 5 लोगों को मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश के 3, छत्तीसगढ़ के 1 और एक लड़की जिसका इंडिया ही लिखा है, तो मैंने समझ नहीं पाई। और ये जो 4 लोग हैं, ये तो मेरे दोस्त ही हैं, एक तरह से हम सब एक ही सर्कल के लोग हैं। तो ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि वैश्वीकरण का जो दौर में, वैश्वीकरण के दौर में अगर हम सिर्फ बाजार पर निर्भर रहेंगे, जैसे आज एक कोरोना आया ना, ये कोरोना का आना किसी को पता नहीं था। साधारण इंसान को हो सकता है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स वाले होंगे या कारपोरेट सेक्टर होंगे, उनको शायद पता हो, पर आम आदमी को तो नहीं पता था। तो ये अचानक आया है। तो ऐसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अचानक कुछ समस्या आ जाएगी, तब क्या करेंगे, है ना। तो तो ऐसे समय में हमको जो जिस बात की हमको अंदेशा नहीं थी और वो आ गया, ऐसे में भी ग्रामीण समाज जो है, बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ खड़ा रहा। शहर वाले मैंने देखा काफ़ी डरे हुए, आज भी लोग नहीं निकलते हैं शहर में। आज भी ये डरते हैं, मास्क लगाए बिना निकलते नहीं। और हम कोरोना के दौरान हम तो गाँव में ही थे, तो हम तो पूरा खेत का काम कर रहे थे ना, गेहूँ निकाले, फिर गेहूँ निकालने के बाद जो भी बचा-खुचा काम रहता है, कहीं पेड़ों का वो मेड़बंदी करना, कहीं पर पाला बाँधना, कहीं पर मिट्टी को इधर से उधर करना, कहीं पे खाद डालना, हम तो पूरे समय काम करते रहे। हमारे को कोई हम मास्क लगाएँगे तो काम नहीं कर पाएँगे। हमको तो भैया हार्ड मेहनत कर रहे हैं, मास्क लगाएँगे तो हमारा दम ही घुट जाएगा, है ना?
और वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी कि मास्क लगाना है कि हाँ, थोड़े दिन 1 महीना मार्च महीना भर बहुत परेशानी हुई क्योंकि पुलिस सरकार के आदेश के कारण पुलिस एक्टिव थी, तो पुलिस जो है रोकती थी कहीं आने-जाने से या कोई अनायास कहीं बाज़ार में दिख गया तो उसको डंडा भी मारती थी। पुलिस ने भी इस बार काफ़ी हाथ सफाई करी है ना, बहुत सालों से मारा नहीं था लोगों को और काफ़ी मारा है ना? तो ये एक थोड़ा-सा वो दर्द रहता था कि यार पुलिस इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? मतलब ठीक है, इतना 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 ये दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। लोग वैसे ही गरीब हैं, वैसे ही परेशान हैं, वैसे ही कैसे-कैसे तो अपना काम चला रहे हैं, दवाई की सुविधा नहीं है, शिक्षा के ठिकाने नहीं है, खेती का कोई दाम नहीं है। इस स्थिति में भी लोग अगर बिंदास होके जी पा रहे हैं, तो वो आपको उसको सराहना चाहिए, है ना? उसको उनसे सीखना चाहिए। और लोग मज़े में काम कर रहे थे ना, कोई वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं था। सब एक हाँ, शादी-वादी को रोक दिया था। कोई मर जा रहा था तो उसको कोरोना से मरा है करके तहसीलदार आ रहा है, पुलिस आ रहा है, उसको दफन करने के लिए ले जा रहा है। घर वाले को जाने नहीं दे रहा है। तो ये सब थोड़े दिन काफ़ी चला, लेकिन बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो गया और अंदर-अंदर लोग फिर खबर भी नहीं देते थे लोगों सरकार को। वो तो कहते थे ना हमसे अनुमति होएगा तो ही तुम शादी करोगे ऐसा-ऐसा। लोग बताते भी नहीं थे और सब अब अंदर-अंदर सब हो जाता था। तो ऐसा सब है ग्रामीण समाज वैसे ही पॉजिटिविटी में जीता है। किसान अगर पॉजिटिविटी में नहीं जिएगा ना, तो वो जी नहीं पाएगा। क्योंकि उसका तो हर समय फसल नुकसान होता है। वो हर समय निराश हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये जो किसानों की आत्महत्या है ना, वो क्या है? वो कर्जा के कारण तो है आत्महत्या, है ना? जो लोग कर्जा में नहीं है उसको आत्महत्या करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो थोड़ा-सा खेती है, थोड़ा-सा बोना है, पका तो पका, नहीं पका तो नहीं पका और नहीं पका तो मज़दूरी करके खा लेंगे, कम भोजन कर लेंगे। हमारे को टीवी नहीं चाहिए, हमारे को अय्याशी नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन इस समय क्या हो गया कोरोना के कारण कोई बीमार भी हुआ ना तो जाने का साधन नहीं था, बसें नहीं थी, सारी बसें तो बंद थी। तो कर्जा कर के लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदा और मोटरसाइकिल के दाम हाई-फाई हो गया, है ना? और खूब लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदा कि करें क्या? है ना? और कोई उपाय नहीं। कहीं दवाई के लिए जाना है, कहीं बीमार को ले जाना है तो कैसे ले जाएँ? कभी बच्चे जन्म हो रहा है तो उसको बीमार है, उसको ले जाना है तो कैसे करें? तो करके काफ़ी लोगों ने लेकिन हाँ, ये बात है कि किसान परिवार जो छोटे किसान, बड़े किसान की बात मैं नहीं कर रही हूँ। बड़े किसान तो कर्जा के कारण परेशान हो जाता है। छोटे किसान तो बहुत बिंदास है, वो फसल एक बार मर भी जाता है तो वो इतना रोते नहीं बैठता है। कहता है ठीक है अगले बार हम इसको ठीक कर लेंगे, ऐसे करके। तो अगर मार्केट अगर इनको ज़्यादा प्रेशर ना डाले, फोर्स ना डाले कि तुम ये संकरित ही करो और संकरित करने से ही तुम जियोगे। तो ये वापस अपने जो पहले की जो खेती की पद्धति थी ऑर्गेनिक तरीके से बहुत सारे वैरायटी के खाना, सीज़नल खाना, है ना? ठंड में हम बाजरा खाएँगे, गर्मी में हम मक्का खाएँगे, है ना? और ब बीच के समय गेहूँ तो था नहीं और ऐसा सब की जो एक सीज़नल एक भोजन था उसपे ये आ सकते हैं, बशर्ते कि इसको फोर्स ना किया जाए। सरकार थोड़ा-सा ध्यान दे ले कि अगर किसान अपने मर्ज़ी से कुछ बोना चाहता है तो उसको फोर्स ना करो। अगर ये ऊपर से थोड़ा-सा हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो सकता कोरोना में लॉकडाउन करना था और लॉकडाउन में सबको कंट्रोल करना था, सरकार ने कर लिया कि नहीं? तो अगर किसानी में अपने न्यूट्रिशन को अच्छे से लाने के लिए अगर कुछ करना है, तो सरकार थोड़ा-सा पुश देगी तो ये हो जाएगा। लेकिन सरकार ही अगर नहीं करेगी, कारपोरेट के हाथों में बिके रहेगी, तो कैसे संभव है? तब तो जनता बीमार, रोगी, है ना? और इसका अंत बहुत पास में है। तो इसीलिए जनता भी इस चीज़ को समझे कि भई सिर्फ़ सरकार करेगी वही चीज़ हम करेंगे क्या? हमारे तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए, हमारी भी तो ब्रेन है, हम भी तो सोचें, हम भी तो कुछ चेंज लाएँ, हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो एनर्जी दे सकते हैं। ऐसा सब जनता कर सकती है, कोई भी हो, चाहे वो शहर की हो ग्रामीण हो। ग्रामीण तो करते ही हैं, ग्रामीण तो कभी बैठ के खाते ही नहीं और नए-नए चीज़ करते ही रहते हैं, थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत है उनको, अगर ऑर्गेनिक की तरफ जाना है तो। और शहर वाले गमले में फूल लगाते हैं, गमले में फूल मत लगा भैया 2 मूली लगा दे, है ना? धनिया की पत्ती लगा दे। अपने यहाँ पालक ना हमारे यहाँ तो मौसम बढ़िया रहता है, हर सीज़न में हर चीज़ होता है। कुछ अपने लिए तो सब्ज़ी उगा ले, मतलब 10 बाई 10 की जगह थोड़ा-सा छोड़ दे और उसमें गार्डनिंग करे, घास मत उगा बैठने के लिए, है ना? वो सुंदर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी आवश्यकता के लिए काम करो। आपका हेल्थ कैसे अच्छा होगा? भाई खाते हो ज़हर वाले खाना और सुबह वॉकिंग करते हो, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं, आप अपने गार्डनिंग में काम करो ना। है ना? वो आपकी वॉकिंग का एनर्जी वहाँ लग जाएगा, तो आपको धनिया मिलेगा, पालक मिलेगा, मूली मिलेगा, ये तो बहुत छोटा-छोटा चीज़ है। आप हर दिन कुछ न कुछ अपने 2 मिर्ची के पेड़ ही लगा दो, है ना? आपको वो मिर्ची का पेड़ मिर्ची मिला करेगा कुछ समय बाद। तो ऐसे सब चीज़ें हैं, 2 पेड़ ही लगा दो सुरजना के, ये कितना न्यूट्रिशन वाला है ना? तो ऐसा सब है, सीता के लोग कहते हैं कि लोग दूसरे खा जाते हैं, दूसरे खा जाने कोई तो खा रहा है ना, कोई तो खा रहा है। कोई की सेहत तो अच्छा होएगा, ये सोच के भी अपन को करना है।
अपन सिर्फ अपने के लिए सोचेंगे थोड़ी होगा। अपन आए इसलिए हैं कि अपन को कुछ देना है, अपन इसलिए नहीं आए हैं कि दूसरा कमाएगा और अपन खाएंगे। अपन को भी कुछ खिलाना है दूसरे को, अपन को भी अपनी एनर्जी दूसरों के लिए देना है। तो ये वाली बात है। अगर ऐसी सोच सबकी बनती है तो सोने के चिड़िया तो तब भी था और अब भी बन जाएगा। बनने में क्या देर लगेगा सोने के चिड़िया हमारे देश, है ना। हर आदमी अगर ये सोच ले कि मेरे लिए भी कुछ करना है, दूसरों के लिए भी कुछ करना है, इतना ही अगर सोच ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा उदाहरण भी दिया और कैसे कर सकते हैं हर एक इंसान। आपने बहुत ही सरल भाषा में इसको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सुभद्रा जी, इतना समय हमारे साथ बिताया आपने। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे और लोग आपकी बात को न सिर्फ सुने समझे बट आपको सपोर्ट करे और खुद भी बदलाव लाने की कोशिश करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।